अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और एमक्यूएम के चाहने वालों। आज एक बार फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम वेबिनार लेकर, नक्कारे खुदा। और हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा इस शेर के साथ कि ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, साथियों और आप तमाम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है। ये एक स्पेशली एमक्यूएम विद इन द एमक्यूएम रिलेटेड एक प्रोग्राम है, जिसमें हम एक फाइट कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ कि एमक्यूएम पे जो काबिज टोला आ गया है और जिसने एमक्यूएम का सत्यानाश कर दिया है और एमक्यूएम के अंदर जो करप्शन का दौरा है, इन तमाम चीज़ों से फाइट करने के लिए खास तौर पे कारकुनान को और एमक्यूएम के सपोर्टर्स और वोटर्स को ये हकीकत बताने के लिए कि असल बात क्या है, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकें और कल कला को कोई ये ना कहे कि अगर इतनी खराबियां थी और इतनी चीज़ें अंदर चल रही थी और ये जो टोला बैठा हुआ है ये इतना फ्रॉड कर रहा था, तो फिर आपने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों को सामने मंजराम पे लाने के लिए ये प्रोग्राम हम करते हैं। और इस प्रोग्राम में साथ साथ जो करंट अफेयर्स पे, जो एमक्यूएम से रिलेटेड, कराची से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो कराची का हाल है, वो हम आपको बताते हैं। और आज अपने प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान आए, जो साथी हैं और जो कॉलर्स हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको उनका तारुफ कराता रहूँगा। और हमें आज ज्वाइन करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, सॉरी डिस्ट्रिक्ट साउथ से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के इंचार्ज हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, ज़ुबैर भैया भाई। उनसे हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से कराची चैप्टर के जो हमारे जिम्मेदार हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, शरीफ अली राना भाई, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे जो रेगुलर कॉलर और जो सवालात हमारे दरमियान आते रहेंगे, हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, साथियों, कराची से मुतालिक प्रोग्राम, कराची और अर्बन सिंध से मुतालिक प्रोग्राम, स्पेशली एमक्यूएम में क्या हो रहा है, एमक्यूएम को कैसे वापस लिया जाएगा, ना सिर्फ एमक्यूएम को कैसे इस करप्ट टोले से वापस लिया जाएगा, बल्कि एमक्यूएम को कैसे सही किया जाएगा, यह हमारे प्रोग्राम की थीम होती है। दिस इज ऑल अबाउट एमक्यूएम, एमक्यूएम, एमक्यूएम एंड क्लीनिंग द एमक्यूएम। हमारा ये हैशटैग है, लेट्स क्लीन एमक्यूएम फर्स्ट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर एमक्यूएम सही होगी तो इंशाल्लाह कराची भी सही होगा। आज मैं कुछ आपको वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कराची के साथ क्या हुआ है, विद इन दी एमक्यूएम क्या चीज़ें चल रही हैं, और पॉलिसीज मेकर जो हैं वो बैठे हैं, वो देखें कराची के साथ क्या हुआ है गलत और क्या सही करना है। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि कराची के साथ सबसे पहले क्या हुआ। एक जिसे कहते हैं ना कि मंजूम नज़मी तबसरा है, वीडियो है, छोटी सी, बहुत पसंद आई, आजकल वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पहले आप लोग ये देखें और उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्राम को आते हैं। जो दारुल खिलाफा बनाया गया, जो दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया, जो हर एक दिल में बसाया गया, वही शहर जिससे कमाया गया, जिसे जाने बूझे जलाया गया, जिसे बारिशों में बहाया गया, उसी पर हर एक जुल्म ढाया गया। जो दीवाल था एक दिन कोलाची बना, जो दीवाल था एक दिन कोलाची बना, कोलाची से फिर वो कराची बना। जो गुलशन था एक गुलजार था, तरक्की का जो एक मीनार था, उसे देखा मैंने पलट कर जो अब वो कचरे का बस एक अंबार था। हर एक के दिलों की जो धड़कन बना, हर एक के दिलों की जो धड़कन बना, जो एक शहर खुशियों का मस्कन बना, नशेमन बना, सबका आंगन बना, मकीनों की खातिर पोल्यूशन का अब नमूना बना, एक उलझन बना। वफाकी हुकूमत के सूबाई हो, वफाकी हुकूमत के सूबाई हो, कहीं तो हमारी भी सुनवाई हो। कराची संवारोगे दावे किए, कराची के लोगों से वादे किए, जो वादे किए वो वफा भी करो, दुआ ही नहीं अब तबाह भी करो। अरे जरा सा तो खौफे खुदा भी करो।
जी दोस्तों, आपने देखा इरफान मुर्तज़ा साहब का ये एक नज़मी तबसरा कि किस तरह कराची को सबसे पहले साजिश के तहत दारुल खलाफा से तब्दील करके इस्लामाबाद ले जाया गया। फिर उसके बाद कराची को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, एक ऐलान के ज़रिए वफाक से निकाल कर सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया। और फिर उसके बाद से जो कराची में लियाकत अली ख़ान साहब का मर्डर हुआ, जो 1949 की लियाकत अली ख़ान साहब की करारदादे मकासिद थी, किस तरह उसका कत्लेआम किया गया और उसकी एक भी शिक पर अमल नहीं किया गया। और फिर कराची को उठाकर, दारुल खलाफा को उठाकर कराची से इस्लामाबाद ले जाया गया। और किस तरह आप सबको पता है कि खान शहीद मिल्लत खानज़ादा लियाकत अली ख़ान को किस तरीके से कत्ल किया गया ताकि माइग्रेट करने वाले जो लोग हैं वो उनका मुकदमा लड़ रहे थे उनकी आबादकारी का, और पाकिस्तान में हिजरत करने के बाद जो उनके जायज़ हकूक़ हैं उनको दिलाने का, लेकिन उनको ही मर्डर कर दिया गया। उनकी करारदादे मकासिद जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र कर दी गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर बाद में MQM बनी, और MQM किसी हद तक काम सही शुरू किया था MQM ने, लेकिन बाद में जो MQM की लूट मार की सियासत हुई और जो MQM पे जो काबिज टोला छा गया, जिन्होंने अरबपति बन गए और महाजिरों के तमाम जो नारे थे वो तमाम पसे पुश डाल दिए, और गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन ये अपनी प्रोग्राम करते हैं, मीटिंगें करते हैं। ये राब्ता कमेटी देखें किस तरह मीटिंग कर रही है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, मीटिंग हो रही है लेकिन कराची का कोई मसला हल नहीं होता। मैं भी आपको सिंध गवर्नमेंट की भी एक दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची के खास तौर पे फंड को खा रही है। जो बचा वो मेयर साहब खा गए, जो बचा वो पीपल्स पार्टी खा गई। इसके ऊपर भी एक छोटी सी एनिमेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई में किसको फायदा हुआ और MQM कहाँ खड़ी है और MQM क्या करने जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अपने जो हमारे मेहमान हैं उनको मैं प्रोग्राम में लेता हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर। ये आप देखें, ये MQM की राब्ता कमेटी बैठी हुई है, ऐसे मीटिंग हो रही है जैसे कि कराची को ये आज़ाद करा लेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अली सोमी भाई। कैसे हैं सोमी भाई, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। शाहिद भाई आप कैसे हैं? जी अब ये बताइए, जुबैर भैया जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उनको भी लाइनअप हमने करना था तो उनको भी मैंने लिंक अप भेजा है, तो वो क्या प्रोग्राम है उनका? बस वो कुछ ही देर में एक मीटिंग में मौजूद है, मीटिंग से फारिग होकर आपसे बात करें। इधर ही आएंगे या कहीं और से वो लाइन ज्वाइन करेंगे? नहीं कहीं इधर से ही आएंगे, इधर से आएंगे, चलें गुड। और हमारे साथ अभी एक और रेगुलर हमारे कॉलर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वजीर अंसारी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वजीर भाई, आपको आवाज आ रही है? हेलो भाई। अच्छा चले, मेरे ख्याल में अभी शायद वो लाइनअप है नहीं। उनके माइक में शोर तो हो रहा है लेकिन शायद वो कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ख्याल है। अच्छा अली स्वामी भाई, हमारे माशाल्लाह व्यूअर्स जो हैं वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे और भी जो साथी ऑनलाइन आ जाते हैं, जो सवालात जनरेट होते हैं MQM के कब्जा ग्रुप को लेकर, वो भी हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ कि कराची में हो क्या रहा है, कराची के साथ हालात कहाँ तक पहुँच गए। ये गरीदा फारूकी के एक लोग मुलविस हैं, देखें ये एक छोटी सी क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। तो सर भाई एक मिनट प्यार मोहब्बत वाला सिस्टम है, सच्चाई बताओ छोड़ देंगे यार तुम छोड़ो भाई, नबी सच्चाई लोगों को बताओ छोड़ो, हम लोग को छोड़ो। बैठो इधर बैठो। इसको तो चुप कराओ पहले, फिर ये ज्यादा वीडियो बनाए। ये लड़की को तुमने किधर से उठाया? नहीं अब्बास से तुमने मार्केट क्यों लाया? मेरे को यार दो दादी से मिला मार्केट। ये बच्ची को अगवा करके ले जा रहा था, ये अफगानी है, पता नहीं कौन है, गैर मकामी है कराची के बाहर। ये वीडियो वायरल हुई है, मैंने भी अपने अकाउंट में ये डाली है वीडियो, और आप लोग नजर आ रही होगी। तुम बैठो इधर बैठो बैठो। दादा सुन
स्नैपचैट दे इसका। ये बंदा है, ये इसकी नैसी है, ये मासूम बच्ची को भी खड़ा कर। ये इसकी नैसी है, इसका पूरा एड्रेस पीछे लिखा हुआ है। जिसने एक बच्ची को उठाया, अपना नया बात बता रहे कि नया बात से उठाया और पता नहीं किधर लेके जा रहा है। देख रहे हैं इसका शनाख्ती कार्ड भी दिखाया जा रहा है। तो ये कुत्ते का और इस बच्चा बंदे का ताल्लुक भाग रहा था वहाँ कम अज से। कम कराची से है। इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम में कौन लोग मुलविस रहते हैं। ऑपरेशन तो एमक्यूएम के खिलाफ किया गया, लेकिन कराची में आज तक स्ट्रीट क्राइम का जो दिन है वो बेकाबू है। और आज भी कराची में स्ट्रीट क्राइम में लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और किसी हद तक कुछ जो टारगेट किलिंग होती थी पहले, वो भी कुछ लोग जो जाती दुश्मनी में कत्ल करते थे और ये सारा अकाउंट में एमक्यूएम के जाता था। वो भी आपने पिछले दिनों देखी, एक वीडियो वायरल हुई कि एक खातून के चक्कर में किस तरीके से जो है वो एक साहब को गोली मारी दिन दहाड़े। बहरहाल वो कातिल पकड़े गए हैं और दुनिया ने ये देखा है। तो जुबैर भैया आ गए। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जुबैर भाई, गुफ्तगू का आगाज से पहले हम थोड़ा स्ट्रीट क्राइम पे बात कर रहे थे, फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। फिर आपसे जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का काम कैसा चल रहा है और आप कैसा देखते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रीट क्राइम का दिखाया है कि स्ट्रीट क्राइम में कराची की ज्यादातर गैर मकामी लोग मुलविस होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि यूनिट इंचार्ज को पकड़ लिया, सेक्टर इंचार्ज को पकड़ लिया, यूसी ऑर्गेनाइजर को पकड़ लिया। वो अगर इस तरह की स्ट्रीट क्राइम में एमक्यूएम इन्वॉल्व होती तो ये मीडिया तो बम बना के पेश कर रहा होता, ये फलाना सेक्टर ऑर्गेनाइजर पकड़ा गया, अरे ये देखें ये स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल छीनते हुए फलाना यूनिट इंचार्ज पकड़ा गया। तो वो ये ऐसा आज तक कहीं मीडिया में लोगों ने देखा नहीं होगा। ये गरीदा फारूकी की एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं दिखाना चाहता हूँ जुबैर भाई, फिर उसके बाद हम और मजीद हमारे कॉलर्स को भी लेंगे और आप देखिए जरा कराची में हो। जी जनाब, देखा आपने तमाम व्यूअर्स हमारे किस तरीके से ये स्ट्रीट क्राइम की ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। अभी ये सितंबर के महीने में ये गलीदा फारूकी ने ये रिपोर्ट चलाई, 4 सितंबर को ये रिपोर्ट चली है। और उससे पहले आपने देखा कि मैंने एक आपको वीडियो दिखाई कि किस तरीके से एक गैर मकामी जो है वो, अभी ये वीडियो तो बिल्कुल ही ताज़ा तरीन है, ये 4 दिन पहले की वीडियो है, जो एक छोटी सी बच्ची
सॉरी दोस्तों, आपने देखा कि ये इंटरनेट में प्रॉब्लम आई है और इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई है। आज सुबह से ही यहाँ इंटरनेट जो है सही चल नहीं पा रहा था। तो बहरहाल बाकी हमारे दोस्त लाइन पर हैं अभी। जुबैर भाई आप लाइन पर हैं? जी जुबैर भाई, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है भाई। अच्छी बात है। और हमारे वजीर अंसारी भाई भी लाइन पर है। तो 2 मिनट की डिस्टरबेंस हुई थी ड्यू टू इंटरनेट की वजह से। यहाँ सुबह से प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तान है भाई, कराची है, हमें ऐसे ही माहौल में काम करना है, क्या करें। एनीवे, तो आप सुनाए जुबैर भाई, कैसे हैं और क्या हो रहा है? अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, बस तंजीम को बहाल करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे इंशाल्लाह। और हमारे जो गरीब लोग हैं, और ये जो अभी जो हुआ है बच्ची के साथ, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है शाहिद भाई। और ये इतना अफसोसनाक है कि आप यकीन करें कि उनको जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसा वाकया है कि हमारी पूरी कौम के लिए, ये सिर्फ मुहाजिर कौम के लिए नहीं, तमाम कौमियतों के लिए जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम कौमियतों के लिए बहुत बड़ा सानिया है। इस पे गवर्नमेंट को, हमारे हसास इदारों को, तमाम लोगों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अफसोसनाक वाकया है। और जो हमारे साथ हो रहा है, जो यहाँ पे जो रिपोर्टेशन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में, यहाँ 4 सालों से बहुत बदतरीन परेशान थी आवाम, बहुत ज्यादा अवामी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, सीवरेज प्रॉब्लम, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहेंगे कि पता नहीं हमने क्या क्या शुरू कर दिया है और हम क्या कहने लग गए। लेकिन बात यह है कि भाई जो सच है वो सच है, वो सामने एक न एक दिन आएगा और इंशाल्लाह और माशाल्लाह से आ भी रहा है सामने ना। अब जो है वो कारकुनों को, सपोर्टरों को, हमारे हमदर्दों को नजर भी आ रहा है कि जी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अवाम जो है वो तो बेवकूफ नहीं है, जितना आप बेवकूफ बना सकते थे उतना आपने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज्यादा इंशाल्लाह वो बना नहीं सकते। न्यू जनरेशन, नए लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग माशाल्लाह आगे आ रहे हैं। और हम सबसे ज्यादा, जो शायद भाई मैं एक बात करूंगा, एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बहन बेटियों के लिए है, हमारी माँ बहनों के लिए है। और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखता हो शख्स, किसी भी कौमियत से। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमें एक हमारे दोस्त हैं AR खान भाई, ये शिकागो से बात कर रहे हैं। अभी तो कुछ नेट का मसला चल रहा था और नेट वैसे भी आज कंपैरेटिवली जरा स्लो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है आई है यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम में, लेकिन फिर भी अभी नेट ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि आवाज में कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं आ रही है? और राशिद भाई आ रही है आपकी आवाज? AR खान आपसे भी पूछना चाहूंगा, अभी आवाज क्लियर है या मैं कुछ इस पे दोबारा रिकनेक्ट करूं? तो मैं जहां तक समझता हूँ आवाज अभी क्लियर है। हमारी जो को होस्ट हैं रहमा जिलानी, वो भी जो हैं आ गई हैं प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप रहमा जिलानी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा, वजीर अंसारी भाई हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो भी इस वक्त लाइन पर मौजूद है। वजीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपकी तरफ से? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जुबैर भाई, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है, जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, आज हमारा 14th हमारा एपिसोड चल रहा है, यानी 14 प्रोग्राम हमारे, 13 पहले हो चुके हैं, ये 14वां हमारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई टॉक शो नहीं है, ये एक वेबिनार है, ये एक डिस्कशन है, ये एक ओपन डिस्कशन है MQM के कारकुनान, MQM के वोटर और MQM के सपोर्टर्स के दरमियान कि हम अपनी MQM को कैसे सही करेंगे, ठीक है ना। यानी MQM को सही करने के लिए एक बहस है।
अच्छा, जो एज ए डेप्यूटी कन्वीनर मैंने एमक्यूएम के अंदर जो लूट खसोट देखी और जो मैंने एमक्यूएम के अंदर खराबियां देखी, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, आंखों देखा हाल मैं जानता हूँ, और मैंने विद इन दी एमक्यूएम अंदर लड़ा हूँ, और उस लड़ने की पादाश में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। मैं 90 दिन के रिमांड पर गया, मैं जेल गया 10.5 महीने, जेल से आने के चंद महीने बाद ही मैं लापता हो गया 1 महीने के लिए। तो ये जो एमक्यूएम के अंदर लोग बैठे हैं, जो इस वक्त एमक्यूएम पे कैप्चर करके बैठे हैं एमक्यूएम को, ये जो ऑपरेशन करने वाली अथॉरिटी है या जो कराची को सही करना चाहते हैं, उन लोगों के दरमियान और एमक्यूएम के अवाम और कारकुनान के दरमियान, बजाय इसके कि वो राब्ते का जरिया बने, कोऑर्डिनेशन करें, उनको सही इत्तलात पहुंचाएं और एमक्यूएम को साफ करें, बजाय इसके कि वो उनको भी मिसगाइड करते हैं। और मिसगाइड करके दो काम करते हैं, पहले तो राब्ता कमेटी के जो दीगर लोग हैं उनको मिसगाइड करते हैं कि जी हम जो कुछ कर रहे हैं हमें ऊपर से कहा जा रहा है, हम उनकी बात मानते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें नुकसान उठाने पड़ेंगे, और ऊपर मिसगाइड करके उन लोगों को अरेस्ट करवाते हैं जो लोग एमक्यूएम को सही करना चाहते हैं। आज ओपन फोरम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, साथी लाइन अप थे, 20-25 साथी ये प्रोग्राम देख रहे थे, अभी तादाद कम हो गई है, प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन ये रिकॉर्ड पे भी प्रोग्राम जाएगा, रिकॉर्ड पे भी लोग देखते हैं प्रोग्राम को। सिर्फ मेरा एक सवाल है आपके लिए, मैं गवाह के तौर पे, सबूत के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने एमक्यूएम में आज तक मेरे ऊपर भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। आज 35वां साल है मुझे एमक्यूएम में, और बहुत ऊंची नीच आते हैं कारकुनान की जिंदगी में, कभी गलती हो जाती है, नशीब अफराज होते हैं, गलतियों की सजा भी मिलती है, सस्पेंड भी होते हैं, मुअत्तल होते हैं, खारिज भी होते हैं, फिर बहाल भी हो जाते हैं। मैं अपनी 35 साल जिंदगी में एमक्यूएम की 35 साल जो मेरी वर्किंग है, उसमें एक दिन 1 घंटा भी मैं मुअत्तल या खारिज या सस्पेंड नहीं हुआ। ये मेरे क्रेडिट है। मैं कारकुनान को बोलता हूं कि कारकुनान इस तरह काम करें कि आपको कोई, आपके ऊपर कोई इल्जाम भी ना लगा सके, लेकिन मुझ पे जो इल्जाम लगा वो क्या लगा, तंजीमी नज़्म ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जी। आज कोई एमक्यूएम का राब्ता कमेटी का 8 के टोले का मेंबर आज आके बोल दे मैंने क्या खिलाफ वर्जी की है, नज़्म ज़ब्त की, मैंने क्या करा है ऐसा जो आपने मुझे इल्लीगल गैर आईनी तौर पर एमक्यूएम से निकाला, जो कि मैं नहीं मानता हूँ। आईनी तौर पे मैं आज भी एमक्यूएम का डेप्यूटी कन्वीनर हूँ, लेकिन ये हर उस कारकुन के साथ, हर उस साथी के साथ जो इनसे हिसाब मांगे, जो उनसे एहतसाब मांगे, जो इनका गिरबान भी पकड़ ले और पूछे आप एमक्यूएम को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, तो ये उसको खारिज कर देंगे, ये निकाल देंगे। देखिए, मैं विद इन दी एमक्यूएम 2015 से लेकर 2018 तक 5 फरवरी जब फारूक भाई अलग हुए, उस वक्त तक मैं एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम के जिम्मेदारों और राब्ता कमेटियों से यही लड़ता रहा कि एमक्यूएम बर्बाद हो रही है, एमक्यूएम को सही कर ले, एमक्यूएम बर्बाद हो रही है, एमक्यूएम को सही कर ले। देखिए, एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो एक नज़्म ज़ब्त जिसका मिसाली हुआ करता था, और उस पर ये लगाया जाता था कि ये भत्ताखोर हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये खाले छीनते हैं, ये ज़कात फितरा छीनते हैं, ये लोगों से पैसे मांगते हैं। ये एमक्यूएम पे इल्जाम लगता रहा और इसी बुनियाद पर एमक्यूएम पर सियासी जमातें ऑपरेशन करती रही कि एमक्यूएम को किसी तरीके से पिंजरे में बंद किया जाए, बोतल में बंद किया जाए। लेकिन एमक्यूएम ऐसी नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से एमक्यूएम के चंद जिम्मेदार, एमक्यूएम के चंद आकेबत नाअंदेश लोगों ने वो परसेप्शन जो एमक्यूएम पर था कायम, उसको रियलिटी में तब्दील कर दिया। एमक्यूएम में ऐसा वक्त भी आया, खासतौर पर 2008 के बाद से लेकर 2013 तक, कि एमक्यूएम में खाले भी छीनी जाती थी, एमक्यूएम में भत्ताखोरी भी होती थी, एमक्यूएम में टारगेट किलिंग भी होती थी, एमक्यूएम में बदमाशी भी होती थी। तो मैंने अपनी आंखों से देखी, जो कराची के लोगों ने अपनी आंखों से देखी, जिसके बाद 2013 के इलेक्शन में कराची के लोगों ने एमक्यूएम को पहली दफा तकरीबन 10-11 लाख वोट कम मिले, जहां से एमक्यूएम का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2013 के बाद भी अगर ये लोग चाहते तो संभाल लेते चीजों। मैं भी 2015 में आया हूँ, उस वक्त मलबा पड़ा था जगह जगह, ऑपरेशन उरूज पे था, लोग क्रिमिनलाइज हो चुके थे, बदमाशियां उरूज पे थी, चाइना कटिंग उरूज पे थी, मगर किसी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जब मैं चीखा, मैं बोला, तो इन्होंने मेरे ही खिलाफ राब्ता कमेटी ने महाज बना लिया। वजह क्या थी?
मैं आज लोगों को वजह बताना चाहता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। वजह ये थी कि चंद लोग, उनको एमक्यूएम से अपना हलवा मांडा मिल रहा था, वो टूटी हुई चप्पलों और टूटी हुई मोटरसाइकिलों में आए थे और आज अरबपति, डबल कैबिन, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी और बंगलों के मालिक बन गए। लेकिन एमक्यूएम के नज्म ज़ब्त के कारकुनान पे इतना लागू किया गया था कि आम कारकुन इनका गिरबान पकड़ के नहीं पूछता था, भाई कारकुनान तो जेलों में सड़ रहे, कारकुनान तो लापता है, कारकुनान तो मर रहे हैं, आप ना गिरफ्तार होते हैं, आप लोग चंद लोग, ना आप जेलों में जाते हैं, ना आप लापता होते हैं, ना आपकी टारगेट किलिंग होती है, और बल्कि आप अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आपके दौलत का अंबार अरबों में चला गया है। तो ये कोई सवाल नहीं करता। तमाम कारकुनान जो बैठे हैं, देखें एमक्यूएम तो एक थी, एक है और इंशाल्लाह एक रहेगी। कराची में जो तनाज़ हुआ ये एमक्यूएम के जिम्मेदारों की वजह से ही हुआ कि उन्होंने कराची में कंट्रोल नहीं किया, ना पुलिस को कंट्रोल किया, ना उन्होंने एहतजाज किया, ना हड़तालें की उस बात पर कि कराची को उसका हक दिया जाए। तो मैं अभी चाहता हूँ कि कॉलर्स आए और अपनी बात करें। तो फारूक सत्तार भाई के साथ हम खड़े हुए 5 फरवरी 2018 के बाद यही एमक्यूएम को सही करने के लिए, और आज आपके सामने है एक बड़ी तादाद में लोग फारूक सत्तार भाई के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन वो जो काबिज टोला है उनको जिताई के साथ मेयर कराची समेत ये 8 का टोला है, इन्होंने इन गुज़िश्ता 4 सालों में तो एमक्यूएम का और सत्यानाश किया, अरबों रुपए मिले वो भी ये खा गए। तो ये हमारी फाइट है, इसमें जो लोग साथ आना चाहते हैं भाई आए, एमक्यूएम को बचाने। मैं आज कह रहा हूँ 1 साल के बाद शायद मैं यहाँ नहीं मौजूद हूँ, या मेरी हिम्मत टूट जाए, या मैं थक हार के घर चला जाऊं, लेकिन ये 1 साल हमारे पास है। 1 साल के अंदर हम एमक्यूएम को सही कर सकते हैं और एमक्यूएम के अंदर एहतसाब ला सकते हैं, और एमक्यूएम को सही करेंगे तो हमारा वोटर जो नाराज है हम उनसे माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर, और आइंदा ना करने के लिए तौबा करेंगे। जिन्होंने किया है उनकी तरफ से हम तौबा करेंगे, तभी एमक्यूएम सही होगी। जुबैर भाई ये हमारा आपने बहुत अच्छी बात बोली शाहिद भाई, बहुत अच्छी बात बोली। 35 सालों से आप भी कारकुन है माशाल्लाह, आप जिम्मेदार रहे, आप डिप्टी कन्वीनर रहे, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हमारे यूनिट इंचार्ज एक यूसी लेवल से लेकर टाउन तक करप्शन हुई है, लोगों के साथ ज्यादतियां हुई है, मामलात हुई है। तो वो सारा अजाला, वो सारे मामलात हमारी कौम को और हम कारकुनों को भुगतना पड़ा है सारी चीजों को, ठीक है ना। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर हम जरा सी भी बात अगर करते हैं कि आपने ऐसा किया या हमने ऐसा किया, एमक्यूएम से ना हमें कोई निकाल सकता है इंशाल्लाह, और ना कोई कभी निकालेगा, ये तो बात फैक्ट है। एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं है शाहिद भाई। एमक्यूएम का कारकुन इनकलाबी था और इंशाल्लाह आगे भी इनकलाबी रहेगा एमक्यूएम का कारकुन। हमारी जो जंग थी वो ये थी कि गरीब और मुतवस्सित तबके को हक के हुक्मरानी दिलवाना। हम तो खुद कराची के वडेरे बन गए, हम तो खुद वडेरे बन गए भाई। जो 2 पट्टी की चप्पल में आए थे आज वो करोड़पति खरबपति 4 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो मेरिट की बुनियाद पे जो कारकुन आना था, मेरिट की बुनियाद पे जो कारकुन नीचे से, आज भी वो कारकुन है, आज भी वो कारकुन है, वो कभी जिम्मेदार नहीं आया ऊपर। अगर उसके कोई सोर्सेज नहीं है, अगर उसके कोई मामला नहीं है, वो गरीब का बच्चा आज भी कारकुन है। आज भी फारूक भाई ने जो फॉर्म अभी दिया है, फारूक भाई ने जो इस वक्त नजरिया दिया है तंजीमी बहाली कमेटी के नाम से, हम उससे मुतमईन है तमाम कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नजरिए को समझने वाले और इस नजरिए पे चलने वाले वो आज भी इंशाल्लाह 1 साल नहीं 6 महीने में अल्लाह ने चाहा इसका रिजल्ट आएगा भाई। और जितने भी लुटेरे और ये जितने भी कराची के या सिंध के शहरी वडेरे हैं, हम इनसे एमक्यूएम अपनी वापस लेंगे इंशाल्लाह जी। बिल्कुल जुबैर भाई, बिल्कुल हम लेंगे और ये एमक्यूएम को भी साफ करेंगे। जब हम इस मुल्क के 2% मराद याफ्ता तबके से लड़ सकते हैं तो हम अपने एमक्यूएम के अंदर मौजूद शहरी वडेरों से क्यों नहीं लड़ सकते। लेकिन इन्होंने एक आईनी बहरान पैदा किया, इन्होंने एक फारूक भाई को ये हटा नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि फारूक सत्तार भाई को एक फ्रॉड के जरिए एक जाली जो बनाई रेजोल्यूशन कि हमने पास की और हम फारूक सत्तार को हटा रहे हैं कन्वीनर से, और जाली सिग्नेचर्स लगाकर
वो जमा कराई और इलेक्शन कमीशन में जमा करा के फारूक सत्तार भाई को हटाया। एक तो इनको इसका भी जवाब देना पड़ेगा, जब हम एहतसाब कमेटी बनाएंगे तो ये 8 का टोले को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये समझ रहे कि ये बहुत प्यार है, ये 8 का टोला ये समझ रहा है कि कारकुनान को बेवकूफ बना दिया, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ बना दिया, हमने सिग्नेचर लगाकर जाली करारदाद जमा करा दी और आप फारूक सत्तार कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन भी बोल दिया कि भाई आपको अगर इस करारदाद को चैलेंज करना है तो आप कराची के किसी कोर्ट में जाके चैलेंज करें और इंशाल्लाह वो हक हम महफूज रखते हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानते हैं, लेकिन अगर आपको इस करारदाद की अक्सर होने में शक है, फ्रॉड है, तो आप किसी जुरिसडिक्शन में जाके केस करें। तो ये हक हमारा मौजूद है। मैं तमाम कारकुनान भी ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथियों ये फ्रॉड हुआ है भाइयों, ये फारूक भाई के साथ जाली करारदाद लगाई है। जो साथी ये कहते हैं हम परचम के साथ हैं, जो साथी ये कहते हैं हम झंडे के साथ हैं, जो साथी हम कहते हैं मरकज के साथ हैं, जो साथी कहते हैं पतन के साथ हैं, मेरे भाई हम भी वही है, सब वही है। लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर फारूक भाई को हटाया, क्योंकि फारूक भाई मेरे कराची से हिसाब मांगना शुरू हो गए थे। फारूक भाई ने कहा था अब एहतसाब होगा, अब फारूक भाई ने कहा था 23 अगस्त के बाद मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन ये सारी बातें तो पसंद नहीं आई। राब्ता कमेटी में 20 से ज्यादा मेंबर हैं जो दुखी हैं अंदर से, लेकिन ये उनको डराते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना ऊपर से कुछ होगा, तो वो डर के मारे बैठ गए। अब ऐसे भी क्या डरना यार, मैं तो बार बार राब्ता कमेटी से ये कहता हूँ, अब ऐसा भी क्या डरना यार। 8 लोग एक तरफ और 20 से ज्यादा लोग एक तरफ, यार हक परस्त तहरीक के जिम्मेदार हैं आप लोग, हैं बाहर निकले और इन 8 के लोगों को सबक सिखाए। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते एक एमक्यूएम हो जाए, एक एमक्यूएम हो जाए और राब्ता कमेटी जो ओरिजिनल है वो बैठे एक दफा टेबल पर। अगर करारदाद लानी है फारूक भाई के खिलाफ तो भाई फिर सचमुच की करारदाद लाओ, टेबल पे लाओ। फारूक भाई को हटाना है, ठीक है, हम आपके साथ करें, जो वोट देगा अगर आपके वोट की अक्सरियत होगी 2/3 मेजॉरिटी से तो हटा दीजिएगा यार, क्या प्रॉब्लम है, करे ना। करने के लिए कारकुनों का रेफरेंडम करा लें भाई, अगर राब्ता कमेटी नहीं करती है कारकुनों का रेफरेंडम करा लें। जी बिल्कुल करा लें, ये भी हो सकता है। और अच्छा, अब हमने कराया है रेफरेंडम, तो हमने तो 18 फरवरी को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरन ही करा दिया और उसमें कारकुनान बड़ी तादाद में फारूक भाई के साथ थे, लेकिन चूंकि वो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी ये तो हम रेजोल्यूशन मानते हैं, राब्ता कमेटी की मेंबर है, मेजॉरिटी की साइन है उसमें मौजूद है, वो तो फ्रॉड था। अब इलेक्शन कमीशन वाले भी माशाल्लाह सीधे मान दिया। उसमें जो रियलिज्म था वो प्रैक्टिकलिज्म नहीं बना ना, जो नजरिया था वो अगर राब्ता कमेटी के अंदर खत्म हो जाता है तो फिर कारकुन कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा अब देखिए जो कारकुन हो रहे हैं, अगर जैसे राब्ता कमेटी ने करना है तो जो न्यू जनरेशन है, अभी जो फारूक भाई के साथ जो कारकुनान खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं और जो ईमानदारी से, उनको कोई लालच नहीं है, उनको कोई किसी किस्म का उनको कोई वो नहीं है, उसके बावजूद वो खड़े हैं, तो वो कहाँ जाएंगे फिर, वो कैसे करेंगे, वो राब्ता कमेटी के हाथ पैर जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आप सही बात कह रहे हैं जुबैर भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाता हूँ अभी लोगों को कि क्या सत्यानाश कराची, इस तमाम लड़ाई में कराची का क्या सत्यानाश हो रहा है वो मैं लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो राब्ता कमेटी बैठी है मोस्टली ये वडेरे हैं, इनका मतलब सिर्फ पैसे से है। अभी देखें इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें ये रो रहे थे कि जब हमारे पास मेयर था तो हमें पैसे नहीं दिए, अब हम हट गए तो पैसे दिए जा रहे हैं और कमेटियां बनाई जा रही है। भाई पीटीआई भी सियासी जमात है, वो पागल थोड़ी है जो आपके हाथ में पैसे देगी अपने और काम करेंगे आप, और उसमें से आप खा भी जाएंगे और थोड़ा बहुत लगा देंगे और आप डंके बजाएंगे हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। भले आप उसमें से 80% खा जाए, 20% तो लगाना ही पड़ता। तो पीटीआई ने तो आपको पैसे नहीं दिए। अब पीटीआई क्योंकि अब आगे ये उनका गवर्नर मौजूद है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, आपको 162 अरब रुपए वो सारे पैसे लेकर आ रहे हैं, वो कराची में लगा रहे हैं और एक कमेटी भी बनी है जिसको आर्मी के लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी चीजें हो रही है भाई, ये तो अल्लाह बेहतर करेगा। कराची तो संभलेगा, कराची मॉनिटर शाहिद भाई वफाक कर रहा है, मॉनिटरिंग वफाक कर रहा है या सिंध गवर्नमेंट कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है।
वो अपनी गवर्नमेंट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आवाम ने इलेक्शन में जो वोट दिए थे लोगों को, अब वहां पर किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो वोट अगर एमक्यूएम सही नहीं होगी और यही लोग जाएंगे तो समझेंगे अपने आप को कि महाजिरों को एक और चूरन बेच दिया, बेवकूफ बना लिया। अभी सिम कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, महाजिर कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, सूबे की बातें हो रही है। ये अभी याद आ रहा है तुम्हें सुबह? अभी तुम्हें महाजिर याद आ रहा है? अभी तुम्हें कोटा सिस्टम याद आ रहा है? कोई पूछे ना इन लोगों से 8 के टोले से, और तुम पागल समझते हो महाजिरों को? तुम महाजिर कार्ड इस्तेमाल करोगे तुम्हें लोग वोट दे देंगे, लोग जूते मारेंगे भाई। अभी गलियों में जाएंगे तो आप देखिए अभी आगे पाशा भाई बाद में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया था और हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूबे की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात ये करेंगे कि हमारी जो गरीबों की हक की हुक्मरानी दिलवाने का जो वादा किया था भाई 35 साल से, वो कहाँ है? यस, और उसका भी हम जवाब लेंगे। जो खुद गरीब थे वो गरीबों की जिद्दोजहद करते करते आज अरबपति कैसे हो गए? कैसे हो गए? जी राहिमा जिलानी, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी, इन्होंने फारूक सत्तार भाई को हटाया है तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, क्योंकि ये जो 4 साल की कारकर्दगी है ये 8 के तोलों पे मुश्तमिल है। और अल्लाह ने फारूक भाई को बचाया है क्योंकि ये 8 के तोले जो है इनके गले का फंदा बन चुका है। इनको जवाब भी देना है। और ये कहाँ तक भागेंगे, ये कब तक मुंह छुपाएंगे, क्योंकि ये बच नहीं सकते, भाग के भी नहीं जा सकते। इनका नाम तो ECL में डाल देना चाहिए और यही अवाम के बीच में रहकर इनको उनका जवाब देना चाहिए, मैं ये कहूंगी। क्योंकि MQM एक होगी इंशाल्लाह, MQM नेक होगी, MQM अच्छी होगी और फारूक सत्तार भाई की सरबराही में होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर होगी, बिल्कुल होगी। और आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया में अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है। अच्छा, बात ये है भाइयों कि ये जो 4 साल का जो गंद है, ये मलबा है, अल्लाह ताला ने फारूक सत्तार भाई को इससे बचा लिया है। क्योंकि ठीक है, लड़ाई होती पीपल्स पार्टी से और होता फड्डा करते, एहतजाज होता, सब कुछ हम करते, फारूक भाई भी करते, और जो इख्तियार जो मगर एक फर्क ये सिर्फ इतना सा होता कि जो पैसे मिले हैं, भले 100 में से 10% भी मिले, वो लगते कराची में वो भी अरबों रुपए, तकरीबन खरबों रुपए हैं। जो इनका 4 साल का बजट है वही 26 अरब रुपए के हिसाब से 1 खरब से ऊपर जाता है। तो ये फिर कुछ कम से कम हमें पता है सिंध गवर्नमेंट ने कोई 35 से 40 अरब रुपए दिए हैं मेयर कराची को। अच्छा, मेयर कराची ये कहते रहे कि हमें शॉर्टफॉल है तनख्वाह और पेंशनों में। तो जरा आप जाकर KMC के मुलाजमीन से पता कर लें, पेंशन तो इन्होंने दी नहीं है अभी तक किसी को। लोग रो रहे हैं, इन्होंने पेंशन नहीं दी लोगों को। पेंशन के पैसे भी ये खा गए, फायर ब्रिगेड वालों की तनख्वाह भी खा गए और कई इदारों की ये तनख्वाहें खा चुके हैं। अब बात सारी ये है कि मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अभी साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जिसका हमें नुकसान हुआ है। एक छोटी सी एनिमेशन है, वो देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं। और हमारे एक और साथी कोरंगी टाउन के जिम्मेदार हैं साकिब खान भाई भी इस वक्त लाइन पे मौजूद आ गए। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम पैनलिस्ट को सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। ये मैं आपको छोटी सी जो वीडियो दिखा रहा हूँ, एनिमेशन देखें आप। और ये MQM और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, इसमें PTI को कितना फायदा हो रहा है, टू द पॉइंट। एक ये एनिमेशन मुझे मिली है, थोड़ा देखें तो एंजॉय भी करें और फिर हम इस पर बात भी करते हैं आगे चल के। दो बिल्लियों ने लाया जी लाया, लाया जी लाया, चुरा के माखन का गोला। जब बारी हिस्से की आई हुआ वही पे घोटाला। एक बोले तुम आगे ना आना, दूजा बोले हाथ ना लगाना। मैं ज्यादा खाऊं ये सोच कर था, मचल रहा हर बिल्ला।
फिर वो दो बिल्लियों का झगड़ा पेड़ पर से एक बंदर ने देखा। वो धम से कूद कर नीचे आया और बोला, यारो लड़ना छोड़ो, अरे छोटी छोटी बात पे झगड़ना छोड़ो। बिल्लियां बोली, बंदर भाई तुम ही छुड़ाओ अब ये लड़ाई। बंदर ने फिर सिर को हिलाया, एक तराजू लेकर आया, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। एक हिस्सा बड़ा किया उसने पर एक छोटा कर डाला। आगे उस बंदर ने और भी मजा कर ली। दो पलटों में डाल मक्खन तोलने बंदर उसे लगा। जो पलड़ा जब झुकने लगा उसमें से मक्खन खाने लगा। बोली, बिल्लियाँ क्या करते हो, ऐसे मक्खन क्यों खाते हो? बंदर बोला, दो बराबर हिस्से होंगे, बिना वजह तुम डर जाते हो। ऐसा कहकर बंदर ने सारा मक्खन चक्कर डाला। दो बिल्लियों ने मौज मनाई बंदर ने और मुंह की खाई बिल्लियों ने। दोनों के झगड़े का ऐसा लाभ उठाया तीजे ने। उन बिल्लियों को झगड़े से उनके सबक मिला ये निराला। दो बिल्लियों ने जी, आप लोगों ने देखा, मजा आया? बिल्कुल भाई, दाद देना पड़ेगी उन साहब को जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। उन्होंने बिल्कुल सही जो है नक्शा खींचा है। तो ये बिल्लियों की लड़ाई में बंदर पूरी डबल रोटी या जो भी था उसके अंदर, हमने तो बचपन में जो कहानी पढ़ी थी कि बंदर डबल रोटी खा जाता है थोड़ी इसको करके। तो पीटीआई तो यही कर रही है। और पीपल्स पार्टी कराची के साथ क्या कर रही है, ये एक छोटी सा क्लिप ये भी देख ले, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम फौरी तौर पर कराची के शहरियों के लिए 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। और ये बसेस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। हम लोग फौरी तौर पर आपको जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हजारों बसें कराची शहर में नजर आएंगी। बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। हर 3 माह के बाद 600, 500 इस तरह बसेस आती जाएंगी। बीबी शहीद की तस्वीर आपके पीछे लगी है, वो मुस्कुरा के आपकी तरफ देख रही हैं। ये सिर्फ आपके वादों की बात नहीं, ये 10वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। 10वां साल है। एक पब्लिक बस नहीं है, एक मेट्रो बस नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि फरवरी के एंड तक ये स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मार्च के पहले 1-2 हफ्ते में। आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अरसे में ये स्कीम शुरू हो जाएगी। डिले बहुत हुई है और इस पे मैं पहले भी नदामत का इजहार कर चुका हूँ। वादा तो आपका था हजारों बसों का, शुरू हुआ, आपने खुद सुन लिया है, फिर सैकड़ों पर आ गया। ये जब आखिर में वक्त आया इतने तमाम इंतजार के बाद तो 10 बसेस आई। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी हजारों बसेस के बाद 10 बसेस पे आके कोई फखरिया वो बात नहीं है कि जिस पे आज मुझे बड़ा फख्र हो गया जी मैंने ये शुरू कर दिया। ये नदामत की बात है। हमारे अभी जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसका मुकम्मल अप्रूवल भी आ गया है और कुछ ही दिनों में, जैसे उस दिन भी आपसे बात हुई कि 2020 में ही आपको यहाँ पे बसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह। शायद भाई वीडियो तो दिलचस्प है, लेकिन ये देख के ना मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी से उम्मीद ही यही है ना। और मेरा ख्याल है कि वो लोग भी मतलब अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो पीपल्स पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो कराची के लिए कुछ लगाएंगे। और मेरा मैसेज खासकर उन लोगों के लिए जो कराची के लोग जो पीपल्स पार्टी में काम कर रहे हैं, क्लियरली मेरा मैसेज है कि उन्हें सोचना चाहिए और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कराची के लिए पीपल्स पार्टी के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है पीपल्स पार्टी के मतलब। भाई देखें, मैंने अभी एक वीडियो चलाई थी ना, पूरी राब्ता कमेटी, वो कहते हैं ना निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन,
ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनके अंदर विल पावर ही नहीं है। ये पीछे से पीपल्स पार्टी से भी मिले हुए हैं और ये चाह रहे थे पीटीआई से भी मिल जाएं और मिल के पैसा खाएं। वैसे तो हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन अब ये 22 सितंबर को क्या करते हैं देखें जरा। 22 सितंबर को ये क्या करते हैं, इनकी 22 सितंबर का देखते हैं प्रोग्राम। करेंगे क्या, ये भाव बढ़ाएंगे और चंद लोगों को पीपल्स पार्टी इनके पैसे देगी और ये चंद लोग अपने पैसे लेके कट लेंगे और फिर आपको भूल जाएंगे। फिर ये देखेंगे कि यार कोई टेंशन हो रही है, फिर ये भाव बढ़ाएंगे, एहतजाज करेंगे। मैं जानता हूँ ना, इनके साथ शाम की महफिलों में हमारे ये 8 के टोले के लोग बैठते हैं जाकर पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों के साथ, और वहां पर वो ये लोग उनके साथ एंजॉय करते हैं। अब आप सारी बातें हम समझ जाएं, और नाम मैं क्या लूं किसी का। बहरहाल काफी अरसे के बाद हमारे रेहान भाई टीवी वाले मौजूद हैं आज। वालेकुम सलाम। बड़े गैर हाजिरी रही रेहान भाई आपकी, बहुत दिनों की कहाँ मसरूफ थे? शाहिद भाई मेरी अभी कुछ दिन तबीयत खराब थी, इससे पहले कुछ और मसरूफियत थी मेरी ना। अच्छा, एक हफ्ते से तबीयत खराब थी मेरी, आज कुछ बेहतर है तबीयत। आप लोग बताएं सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी हम जी क्या कह रहे हैं? रेहान भाई हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला जल्द सेहतयाबी दे आपको। आमीन आमीन भाई आमीन। अच्छा जी, काफी चीजों पे डिस्कशन हुई और काफी लोग मौजूद हैं, और आज हमने खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ की कारकर्दगी के हवाले से जुबैर भैया को जो है यहाँ बुलाया है, क्योंकि ये हमारे तंजीम बहाली कमेटी या जिसे कहते हैं कि रेस्टोरेशन कमेटी, ये जो पार्टी है इस वक्त ORC जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो बर्बाद हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेस्टोरेशन कमेटी फारूक सत्तार भाई ने बनाई। इसका मतलब ही ये है कि तंजीम को अपनी असली शक्ल में बहाल करेंगे हम। हमारा MQM से कोई झगड़ा नहीं है, MQM के कारकुनान से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ उन करप्ट लोगों से है जो MQM पे कब्जा करके बैठे हैं, और उन करप्ट लोगों से झगड़ा है, और उनके साथ उन बेवकूफ कारकुनान जो है उनको हम सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो इस तमाम करप्शन को जानते हुए, जो इस तमाम बातों को जो हम उनको बता रहे हैं, जो कि चेक हो सकती हैं, जो कि सही हैं, उसके बावजूद भी इनका साथ दे रहे हैं और दिन रात जी भाई जी हुजूरी करते रहते हैं उनके साथ। तो वो लोग भी जरा अपने आप को सेट करें भाई, अपनी नोक पलक संवारें, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। एहतसाबी अमल चलेगा, यूनिट सेक्टर हर जगह चलेगा, हर UC लेवल से लेकर हर जगह ये एहतसाब का अमल होगा। और हमारे साथ उसामा अर्जुन भी आ गए हैं, यंग हमारे जो है साथी हैं, यूथ से इनका ताल्लुक है। उसामा वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई, ठीक है आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र शाहिद भाई। जी अच्छा, रेहान भाई कुछ कह रहे थे? जी रेहान भाई। शाहिद भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले ये सब चीजें तो होती रहेंगी। सबसे पहले वो लोग के जो बल्दियाती सेटअप मौजूद था, उस दौरान भी फारूक भाई के साथ भी जुड़े हुए थे और बादराबाद के साथ भी जुड़े हुए थे, और अभी भी वो लोग फारूक भाई के साथ भी जुड़े हुए हैं और बादराबाद के साथ भी जुड़े हुए हैं। पहले उनको तो सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमें पता तो हो कि हमारी तादाद कितनी है। बात समझ रहे हैं? देखिए छोटा सा मेरा ये नुक्ता है, इसको देख लें। और राहिमा जिलानी ने ये बात कही, जो हमारी को होस्ट है, कि ये मिन जानिब अल्लाह ताला था कि जो गंद होनी थी उसका मलबा फारूक सत्तार भाई पे नहीं आया। और मैं इस बात को कहता हूँ, ये भी मिन जानिब अल्लाह ताला है कि जो लोग फिल्टर हो गए। देखिए मैं दो चीजें इसमें बताना चाहता हूँ, आज तमाम साथी इस बात को नोट करें और वो दिल छोटा नहीं करें और वो दिल बड़ा करें और वो रियलाइज करें। मैं बहुत क्लियरली ये बात बताता हूँ कि हमें ये फायदा हुआ कि बहुत से लोग इस झगड़े में फिल्टर हो गए। कौन बदी के साथ गया, कौन नेकी के साथ आया, ये बात तो अपनी जगह तय हो गई। लेकिन एक फेज ऐसा आया इसमें जब 2018 के इलेक्शन आए, तो मैं तमाम प्यारे साथियों से ये बात कहता हूं, मेरे साथियों, आप 5 फरवरी 2018 को एक फारूक भाई की आवाज पर PIB आ गए थे। एक फारूक भाई की आवाज पर PIB आ गए थे, जो उनका दिल का फैसला था, जो उन्होंने फौरी तौर पे सोचा कि फारूक भाई सही है, और वो आ गए थे। वो उनकी तादाद हजारों में है और वो फारूक भाई के साथ काम करते रहे। उसमें कई चेयरमैन थे, उसमें कई साथी थे, कई डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार थे, कई टाउन ऑर्गेनाइजर थे। अगली बात तो और से सुनिएगा साथियों, और साथी ये पॉलिसी है हमारी
मैं डेप्यूटी कन्वीनर हूँ, फारूक भाई के साथ भी मैं डेप्यूटी कन्वीनर हूँ अभी भी। और मैं आपको ये देखिए, फारूक भाई तो हर जगह हर महाज पे आके बात नहीं कर सकते ना। फारूक भाई तो जब आएंगे, जब कोई बड़ा जर्नल का इजलास होगा, फारूक भाई बात करेंगे। लेकिन हम तो उनके स्पोक पर्सन हैं। हम ये बात आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं, खास तौर पे मैं, कि हम बड़ी कदर की निगाह से उन साथियों को देखते हैं जो 5 फरवरी को फौरन आ गए, और उनकी तादाद हजारों में है। वो तमाम यूसी ऑर्गेनाइजर, वो तमाम टाउन ऑर्गेनाइजर, वो तमाम जिम्मेदारान, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान, वो तमाम चेयरमैन, एमएनएस, एमपीएस, वो तमाम लोग, ये उन्होंने, उनके दिल ने पहला फैसला ये किया। लेकिन उसके बाद साथियों एक फेज आया जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए। फारूक भाई ने ये सोचा कि यार ऐसा ना हो कि इस लड़ाई झगड़े में हम इलेक्शन हमारे हाथ से चला जाए और लोग नाराज हो जाएं। तो फारूक भाई ने कौम के खातिर, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अर्बन सिंध, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मुहाजिर, ये फैसला किया कि इलेक्शन हम एक होके लड़ेंगे। और आप लोगों ने देखा, फारूक भाई चले गए और फारूक भाई ने इलेक्शन एक होके लड़ा। अब उस वक्त वो तमाम लोग जो 5 फरवरी को आए थे, वो सब वापस एमक्यूएम में मर्ज हो गए, चले गए। लेकिन जब इलेक्शन हो गए और अंदाजा हुआ कि इतने ज्यादा सीट एमक्यूएम नहीं ले सकी, और फारूक भाई की भी उन्होंने वहां पर बेइज्जती की बहुत ज्यादा, फारूक भाई की रिस्पेक्ट नहीं दी, फारूक भाई को बहुत तंग किया। 3 महीने फारूक भाई ने बर्दाश्त किया। फिर आखिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, यही महीना, और आज शायद 13 तारीख है, और मेरे ख्याल में शायद 13 ही तारीख मुझे याद आ रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने देखे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, और आज 13 ही तारीख थी जब फारूक भाई ने बहादुराबाद को वापस गुड बाय कहा, और फारूक भाई 2018 13 सितंबर को वापस आ गए कि नहीं, ये लोग सही होने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे साथी जो वहां पे उनकी नौकरियों के मसले थे, तनख्वाहों के मसले थे, फिर वो एडजस्ट हो गए थे। और फिर हमने भी चेयरमैन, खासतौर पे बलदियाती नुमाइंदों ने कहा था कि अब आप लोग वही काम करें, अभी आप लोग लोगों के लिए जो कर सकते हैं अपनी यूसीज में करें। तो ये वो लोग आज भी हमारे दिल में हैं, और अब चूंकि बलदियाती सेटअप खत्म हो गया है, वो हमसे राब्ते भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनको भी मैं कहता हूँ वापस आ जाए, और हम मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और अब हम राब्ता कमेटी के लोगों के साथ मजीद जो वहां बैठे हैं, जो हमें कहते हैं अब आप आ जाएं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और इंशाल्लाह एक एहतसाब कमेटी बनेगी, और जो 8 का टोला है इंशाल्लाह इनसे जान छूटेगी, और एक एमक्यूएम होगी, बलदियाती इलेक्शन होंगे, उससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, उससे पहले एमक्यूएम साफ होगी, एमक्यूएम का नया आइन बनेगा, एमक्यूएम के अंदर एहतसाब सेल बनेगा, एमक्यूएम के अंदर रिफॉर्मेशन आएगी, इलेक्टोरल कॉलेजेस बनेंगे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तरीकेकार तय किया जाएगा। अभी एक साथी उन्होंने सवाल किया है, फहद मुस्तफा भाई ने, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए अभी तक क्या कदम उठाया है। तो फहद मुस्तफा भाई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे। अगर आमिर खान अभी कराएगा तो वो जाली इलेक्शन कराएगा और अपने चंद लोगों को ले आएगा। वो तो चाह रहा है कि किसी तरीके से खालिद भाई से जान छूटे, और हैदर रिजवी या तो पाकिस्तान आ जाए तो उनको कन्वीनर बना दूं, अगर हैदर रिजवी नहीं आ पा रहे हैं तो फिर फैसल सफदारी को बना दूं। ये 8 का ही टोला है, ये 8 का ही टोला लीड करना चाह रहा है। तो मेरे साथियों, मैंने आपको देखे सारी बातें सच बता दी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप चेक करें, ये मैंने जो बोला है ये झूठ इसमें कितना है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें झूठ नहीं है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि एमक्यूएम एक हो मगर नेक हो, यही मेरा पॉइंट है। बड़ी तफसील के साथ मैंने तमाम साथियों को ये बातें बताई हैं। अगर इस पे भी आप लोगों को भाई यकीन नहीं आ रहा है तो बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ, फिर अल्लाह ताला ही कोई मौजज़ा दिखाएगा कि जो आप लोगों को यकीन आएगा। लेकिन कल यहाँ पर जमाल भाई ने एक बात कही थी, अगर तमाम कारकुनान एक हो जाएं और फारूक भाई को पकड़ के ले जाएं और राब्ता कमेटी को बोले यहाँ बैठ के इजलास करो, तो राब्ता कमेटी जो फैसला करेगी, ओरिजिनल राब्ता कमेटी जो 35 रुकनी राब्ता कमेटी इंटर पार्टी इलेक्शन से आई थी, ये फरकान तैयब, ये शकील वकील टुच्चे नहीं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, ये तो पैसा बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, ये लोग नहीं। ओरिजिनल राब्ता कमेटी के 33 लोग हैं, वो बैठे, जो अक्सरियत की राय से फैसला होगा मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, फारूक भाई भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये हो सकता है तो हम एग्री हैं इसके लिए।
लेकिन जिन्होंने गलत किया है उसके बाद एहतसाब सेल में उनके केसेस जरूर पेश होंगे भाई, माफी नहीं मिलेगी। माफी ये मिलेगी कि आप अपने इल्जाम से बरी हो जाएं, अपने आप को बरी साबित करें। अगर आपने ये पैसा दौलत नाजायज तरीके से नहीं बनाई है, करप्शन से नहीं बनाई है, तो आप फिर बताएं कौन सा जादू का चिराग था कि कारकुनान के घर में खाने को नहीं है और आपके बच्चे जो है वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो। सोचे इस चीज को मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सोचे इस चीज को। जी क्या कहना ये चाहेंगे लोग आप लोग? मट्टी, ये आर्ट का जो तोला है पाशा भाई, ये जो आर्ट का तोला है ये मट्टी पे नहीं चल रहे हैं, ये पैसों पे चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बाजी, सही बात बहुत है, जल्द बहुत अच्छी इनको बात। मट्टी पे चलना पड़ेगा। इनको एक शेर मैं सुना दूं, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या बात, बहुत अच्छी बात है और बाजी ने बड़ी अच्छी बात बोली है। और मगर इन्होंने तो दलदल काफिले दलदलों में जा ठहरे, मैं कहता हूँ काफिले दलदलों में जा ठहरे और ये रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। ये है हमारे आर्ट का टोला। जी जनाब, कौन कमेंट करेगा, क्या बात कहेंगे? जी जुबैर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो जुबैर भाई से चाहूंगा जरा आपके हवाले से कुछ डिटेल बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं। जी भाई, सबसे बड़ी जो मेन चीज है ना वो ये है कि एक राब्ता कमेटी को हम कहते हैं कि आप कारकुनों को लेके वहां जाते हैं कि आप हक और ईमान का फैसला करें। वो एसी कमरे में बैठ के 4 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। उनका दिल, उनका ईमान कैसे मानेगा फैसला करने के लिए भाई? पहली बात तो ये देखिए राब्ता कमेटी में मुझे पता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में नहीं, पूरे कराची शहर में, हैदराबाद में जो हमारे शोधा हैं, जो हमारे असीर हैं, जो हमारे लापता हैं, जिनका सदका ये खा रहे हैं आज भी बैठ के, ये जब उनको वहां से वापस भेज रहे हैं, रिटर्न भेज रहे हैं कि हमने थोड़ी मारा था भाई, ये हमने थोड़ी किया था इनके साथ, उनको देने के लिए 5,000 रुपए आपके पास नहीं है, वो कौन सा फैसला करेंगे शाहिद भाई? बिल्कुल। देखें ये इतनी बड़ी बात मैंने जुबैर भाई इसलिए कही है कि मुझे पता है कि जो राब्ता कमेटी के 8 अफराद के अलावा जो दीगर लोग हैं वो इनसे तंग हैं, मुझसे मिलते हैं, खुदा मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं इनसे जान छुड़ाएं। बिल्कुल तंग है। एक कारकुन पहले बंधा हुआ था, आज वो कारकुन आजाद है। आज वो कारकुन कहता है कि जी मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, आज मैं यहाँ चला गया, भटक रहा है वो यहाँ पर वो गरीब आवाम, वो शोधा, वो उनकी बेवाएं, वो उनके बच्चे यतीम, आज वो दर दर भटक रहे हैं भाई। आज हम इस नहज पे आ गए हैं कि हम सिर्फ कमेंट्स देने के अलावा या हम बातें करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। एक कारकुन को 2-2 घंटे बैठ के हम समझाते हैं कि जी ये नजरिया ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, ऐसा था। आप पुराने सीनियर डिप्टी कन्वीनर आप रह चुके हैं, यूनिट इंचार्ज आप रह चुके हैं, उसी में सेक्टर में आप रह चुके हैं, आप तो नीचे से ऊपर आए, आपको तो मालूम है हर चीज, एक बात मालूम है। लेकिन उस बेवा के घर में वो किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, वो किस तरीके से अपने मामलात को चला रहे हैं। आज हम वोट लेने अगर उनके पास जाएंगे या किसी काम से हम जाएंगे तो वो हमें उस तरह से, उस नजर से नहीं देखते हैं भाई। बिल्कुल जुबैर भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात बताई और आपने कारकुनान की तर्जुमानी की जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और मैं भी एज ए कारकुन बड़ा मेरा दिल टूटता है जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि अब हम एमक्यूएम को वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा रुक जाएं, इंशाल्लाह एमक्यूएम सही हो जाएगी। तो ये जो वॉश आउट हुए हैं ना इलेक्शन में 4 सीटें लेकर, मैं कहता हूँ कोई शर्म आनी चाहिए थी। अगर एमक्यूएम में मैं होता तो हम ये 4 सीटों से भी रिजाइन कर देते कि भाई अगर बेईमानी हुई है तो ठीक है आप रखेंगे, आप 4 की क्यों खैरात दे रहे हैं? 4 भी अपने लिए ये 4 सीटों पे डूब के मर जाना चाहिए था। 4 सीटों की तो बात ही नहीं है, 4 सीटें, ये एक जो वजारत है IT की, हमें मकसद ये जो भीख में मिली ये तो लेनी नहीं थी। बात ये भाई हमारा जो रेशो था वो कम होता चला गया। आज न्यू जनरेशन, न्यू ब्लड, नए लोगों को हम जिस तरह समझा रहे हैं, जिस तरह हम उनको लेकर आ रहे हैं, जिस तरह उनको हम वाजे कर रहे हैं कि एमक्यूएम का चेहरा ये नहीं, ये है भाई, ऐसा नहीं, ऐसा था भाई। हम उन बहन बेटियों को, उन बाजियों को 2 दिन का कारकुन या 2 साल का या 20 साल का,
कारकुन कारकुन होता है। अब उनको हम वो नजरिया समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा चलें, इस तरह नहीं इस तरह करें, बेटा ऐसा नहीं ऐसा होगा, साथी ऐसा नहीं ऐसा होगा। वो ये कह रहा है कि भाई जो पिछले मामलात हुए हैं वो हमारे सामने आगे रख देते हैं। एक छोटा कारकुन ये कहता है कि मैं राब्ता कमेटी में कब जाऊंगा भाई, या मैं डिस्ट्रिक्ट में कब जाऊंगा, या मैं चैप्टर में कब जाऊंगा, या मैं वो सीओसी में कब जाऊंगा, या मैं वो कराची तंजीमी कमेटी में कब जाऊंगा। तो एक एबिलिटी, एक से कारकुन के अंदर जो एबिलिटी है वो जाया हो रही है। हमारी न्यू जनरेशन, न्यू ब्लड, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, अल्लाह उनको शऊर दे, माशाल्लाह वो आ रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपनी अलग अलग जगह पे एक फाउंडेशन बना लिया है, किसी ने एनजीओ बना ली, किसी ने कोई अपनी टीम बना ली, किसी ने कोई अपनी टीम बना ली, वो बढ़ गए। उन टीमों को समझाना, उन लोगों को समझाना, उन कारकुनों को समझाना, या फिर ये राब्ता कमेटी को समझाना, ये इसमें बहुत बहुत फर्क है शाहिद भाई, कि हम ग्रास से, ग्राउंड से लेके लोगों को चलें, या हम ऊपर से राब्ता कमेटी को समझा के फिर नीचे लेकर आए। बिल्कुल जुबैर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, और बिल्कुल आपने वो बात की जो कारकुन के दिल की आवाज है। और अभी एक साहब ने सवाल किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो मैंने बताया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे, पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है हमने। हम उस डिजाइन को पहले राब्ता कमेटी में अप्रूव कराएंगे, फिर आइन को अप्रूव कराएंगे, उस आइन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे, और ये एमक्यूएम होगी। जो सियासी पार्टियों में ये झरलू इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, अभी पीएसपी ने कराया है, आप देख लें, 22 रुकनी काबीना है पीएसपी की, और 4 उसमें आपके वाइस चेयरमैन है, 3 सीनियर वाइस चेयरमैन है, 2 वाइस जनरल सेक्रेटरी जनरल भी है, वो भी वाइस और डिप्टी वाइस जनरल सेक्रेटरी हो गए। 22 अफराद में से 21 अफराद को ओहदे दिए गए हैं, और 1 आदमी मेंबर है। तो ये सब नहीं चलेगा भाई, ये ड्रामेबाजियां खत्म होंगी। एमक्यूएम बताएगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के अंदर फेयर होने चाहिए, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी परवान चढ़ेगी। उसके लिए हमने निजाम बनाया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 मरहलों में होगा। तमाम साथी सुन लें, पहले यूसी लेवल पे होगा, जहां से हर यूसी से साथी मुंतखब होंगे 6, फिर वो साथी मुंतखब होंगे, वो पूरी खेप ऊपर तक जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उन्हीं में से टाउन ऑर्गेनाइजर मुंतखब होंगे, उन्हीं में से डिस्ट्रिक्ट कमेटी मुंतखब होगी, उन्हीं में से डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर मुंतखब होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर की मुंतखब होने तक ग्रास रूट लेवल से साथी पहुंचेंगे पहले मरहले में, वो दूसरे मरहले में राब्ता कमेटी के इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो नॉमिनेशन भर सकेंगे, कोई उनको नहीं रोकेगा। और ये कारकुनान पे भी डिपेंड करता है कि ग्रास रूट लेवल से आने वाले एक साथी को राब्ता कमेटी में भेजें। ये कोई अपनी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेंगे। क्या आमिर खान को वो पसंद है फुरकान तैयब, तो आमिर खान ने लड़ झगड़ के फुरकान तैयब को ला दिया। कसम खा के कहता हूं, जब आमिर खान ये एक लॉट लेकर आ रहा था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जब मैं डिप्टी कन्वीनर था, मैंने इनकी लिस्ट उठा के फेंक दी थी। मैंने कहा ये लोगों को आप ले रहे हैं, ये तो केटीसी के बदनाम जमाना लोग हैं, ये शकील, अब्बास जाफरी, फुरकान तैयब और दीगर। आमिर खान ने कहा आपको क्या पता? मैंने कहा आपको क्या पता, मैं तो 30 साल से एमक्यू में काम कर रहा हूं, आप तो 20 साल के गैप से आए, आपको क्या पता? तो उस पर इनकी आग लग गई, इन्होंने कुर्सी उठा के फेंकी, गुस्से में चले गए। भाई कौन रोकेगा? मैं रोक सकता था, लेकिन आमिर खान ने बदमाशी की। फिर वहां से नदीम नुसरत और बाबर गौरी और वासिफ जलील ने आमिर खान की लिस्ट को अप्रूव किया, और आज ये हमारे सीने पे मूंग दल रहे हैं। ये सीसी में आए और आज ये राब्ता कमेटी में भी लेकर आए। ये पूरी चेन है, पूरा सिस्टम है, ये माफिया है। इस माफिया से जान ऐसे छूटेगी भाइयों, लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। आज देख ले, कोई भी अरबपति से कम नहीं है। ये सारे छोटे वाले भी और 8 वाले भी। 8 वाले तो खरबपति हैं, बिल्डर हैं, माफिया हैं, दुबई में कारोबार हैं, गोश्त के कारोबार हैं, अस्पताल खरीद लिए हैं, टीवी चैनलों में इनके शेयर्स हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं भाई, क्यों आप लोग यार गुस्सा दिला रहे हो? अमेरिका में, कनाडा में जो कारोबार इनके देखते हैं वो लोग, मैं जानता हूं। ये बीच में चला था ना, हैदर रिजवी कह रहा था मैं उबर चलाता हूं। भाई मेरे पास गवाह मौजूद है, कहता है झूठ बोलता है, कोई उबर नहीं चलाता था कनाडा में। इसका बिजनेस है, इसने अपने बेटे को वहां ले जाके सेट किया है। ड्यूल नेशनल है ये, और ये राब्ता कमेटी का मेंबर भी नहीं हो सकता। ड्यूल नेशनल जबरदस्ती का ये मेंबर है। साथियों क्या बातें हैं यार, आप लोग क्यों नहीं समझते? झूठ, इन्होंने झूठ की एक एम्पायर खड़ी की हुई, झूठी।
8 लोगों ने सिर्फ। हम इस तोड़ेंगे, हम इसको गिराएंगे इंशाअल्लाह। मैं तो बोल रहा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा, मगर आप बातों को याद रखिएगा। ये मेरे प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, मर भी जाऊंगा ना, ये मेरी फेसबुक और यूट्यूब पे पड़े रहेंगे, फिर इसको रिवाइंड करके देखिएगा कि शाहिद भाई क्या कहते थे। यार आप लोग समझते नहीं है बातों को, खासतौर पर वो लोग जो वहां बैठे हुए और समझते हैं कि आज का टोला सही है, उनमें भी आधे से ज्यादा तो करप्शन में लुथड़े हुए हैं। रेहान हाशमी, नैयर रजा, शाकिर अली, आरिफ शाह, नाम लूं क्या और लोगों के, गिनती खत्म हो जाएगी, सब करप्शन में लुथड़े हुए भाई वहां पे बैठे हुए। डबल कैबिनेट गाड़ियां इनके पास। रेहान हाशमी को हम अच्छा समझते थे, एक जमाने में मैंने मेयर के लिए इसको रिकमेंड किया था, लेकिन अमीनुल हक ने कहा नहीं 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 भाई नहीं, मेयर नहीं, ये मेयर नहीं, मेयर ये वसीम अख्तर को लाना चाहते थे, जबकि अल्ताफ भाई नहीं लाना चाहते थे। इन्होंने बदमाशी करके लेकर आए हैं वसीम अख्तर को मेयर, क्योंकि उसने वादा किया था कि 8 के टोले को मैं खिलाऊंगा पैसा, और रेहान हाशमी को इन्होंने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और वहां पर उन्होंने वो जो लूटमार की है। मैं तो सोचता हूँ अल्लाह का शुक्र है भाई ये मेयर नहीं आया, मेरे कहने पे आ जाता तो मुझे ही सब बोलते, तुम ही तो कहते थे रेहान हाशमी को ले आओ, पढ़ा लिखा है, साफ सुथरा लड़का है, और रेहान हाशमी ने तो सत्यानाश कर दिया। अभी नैब के केस आने वाले इसके ऊपर, अभी आप देखिए क्या होने वाला है इनके साथ। फौजी आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बैठ गए, अब खुदाइयां शुरू हो गई हैं, अब खुदाइयां होंगी और इनके केस निकलेंगे। अल्लाह करेगा ये करप्ट लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे और हमारी एक एक बात सच इंशाल्लाह। साथियों बड़ा लोगों जाती है, एक बड़ा लोगों के साथ जो है टाइम जाया किया इन लोगों ने। जी रेहान भाई कोई बात करे। मैं बोल रहा हूँ इन लोगों ने लोगों का बहुत टाइम जाया किया है। आपको तो शायद भाई बिल्कुल मालूम ही है हर चीज का कि क्या हुआ है। तो भाई बहुत सारे लोगों की उम्मीद, हाँ बहुत सारे लोगों की उम्मीदों से खेला है, आसरे दिए, लोगों को से अपने काम लिए, टाइम बर्बाद किया। तो हमने वहां पे भी टाइम ईमानदारी से दिया, इन लोगों के साथ जुड़े तो यहाँ पर भी ईमानदारी से, आज भी ईमानदारी के साथ खड़े। और मेरे ख्याल से शायद भाई आपसे तो कोई चीज देखी छुपी है नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेहनत किया आपने, लेकिन इन्होंने आपको भी खड्डे लाइन लगा के रखा, झूठ बोलते रहे। आपकी पूरी टीम को इन्होंने, मुझे पता है बगैर पैसे दिए कैसे कितना काम लिया है, बच्चे बेचारे लगे रहे दिन रात, सब मुझे पता है यार रेहान भाई, सब जानता हूँ मैं। और वो जी और कोई मेरे ऊपर डाल दिया। भाई मुझे तो ताज्जुब होता है उन साथियों पर जो आमिर खान को भी रहनुमा मानते हैं। सही बात है, बिल्कुल 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 भाई। अंधों में काना राजे है ना, क्या करें, अंधों में काना राजा कहते हैं ना जिसे, तो भाई अंधे तो काने राजे को खुश बोलेंगे, चलो एक तो है हमारे यहाँ, भले ही काना ही सही, तो वही है सारे भाई बिल्कुल। और ये जो है कन्वीनियर समेत राब्ता कमेटी, अगर ये थोड़े से भी गैरतमंद होते तो 2018 के इलेक्शन के जो नताइज थे उसके फौरन बाद ही जो है ये दस्तबरदार हो जाते। इन्हें रिजाइन करना चाहिए था अगर ये थोड़े से भी गैरतमंद होते। पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क करने के बाद, लेकिन क्योंकि इनके किचन वगैरह के मामला सब एमक्यूएम ही उठाती है, तो ये इस वजह से जो है इन्होंने छोड़ना मुनासिब नहीं। और आखिर में भाई बड़े सीनियर साथी हैं, बड़े हमारे बड़े अच्छे सैयद हबीब भाई, और शोबिस से भी उनका ताल्लुक है, और मैं इनके अक्सर कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, बड़े अच्छे साफ सुथरे साथी हैं। कहते हैं काश के शाहिद भाई ये टोन और ब्लेम 10-12 साल पहले होता। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, डेट नोट कर लें, किसी से भी पूछ लीजिएगा, 28 अगस्त शायद रेहान भाई गवाही दें, 28 अगस्त 2008 मैं ही था, यही टोन थी, यही स्टाइल था। कायद जो है बैठे थे वहां पर दूसरी तरफ लाइन पर, और राब्ता कमेटी तोड़वाई थी मैंने ही कि ये सब बर्बाद कर रहे हैं, इनको सही करें। वेब टीवी पे दिखा रहे थे हम लोग लाइव, और ये लोग लाइव वेब टीवी पे देख रहे थे, और मैंने यही कहा था उस वक्त। बाबर गौरी, अनवर आलम, अब्दुल हसीब वगैरह सारे बैठे थे, आदिल सिद्दीकी वगैरह सब थे। मैंने कहा था ये एमक्यूएम बर्बाद होने जा रही है, इसको रोक लें। लेकिन उन्होंने वादा लिया कि मैं किसी को भेजता हूँ रोकने के लिए, तो रोकने के लिए उन्होंने किसको भेजा? 2008 के आखिर में अनीस कायम खानी साहब आए, और अनीस कायम खानी साहब ने कोई भी फिर पलट के पीछे देखा नहीं। वो जो टोला यहाँ लूटमार कर रहा था, उन्होंने उस टोले को लीगल कर दिया, और वो खुद डिप्टी कन्वीनर बन के बैठ गया, और हम्माद सिद्दीकी उनका बेटा बन गया। और उसके बाद उन्होंने जो मिलकर चाइना कटिंग को टारगेट किलिंग की है, अल्लाह माफ करे, 2013 तक ये सत्यानाशी हुई है, जब उनको जूते पड़े और वो यहाँ से गए। अभी वो एक पार्टी बना के बैठे हुए। तो ये उनकी हकीकत है साथियों। और हबीब भाई, शेख सैयद हबीब भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, यकीनन आप मुतमईन होंगे मेरे सवाल से।
जी क्या कहेंगे कोई और साथी? उसामा भाई, भाई आप मैं कह रहे थे, उसामा भाई से जरा ले लें, कुछ कह रहे थे, वो रह गई थी बात। जी उसामा भाई। ठीक है, उसामा भाई नहीं है। जी साकिब भाई, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा जी भाई, मैं जुबैर भाई जो हैं, और मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं भैया कहूँ तो, बड़े भाई को ही भैया कहते हैं, तो मतलब मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि माशाल्लाह से ये बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, और बिल्कुल मतलब जो बात, कोई शक नहीं है इसके अंदर, और हम लोग जो हैं सारे जो है माशाल्लाह से देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छा काम हो। बिल्कुल और होगा, हमें भी इनसे सीखने को मिल रहा है। बेशक डिस्ट्रिक्ट साउथ में वैसे ही एमक्यू में काम बहुत कमजोर है, लेकिन जिस तरह मेहनत ये कर रहे हैं, इनकी टीम, इनके सारे साथी कर रहे हैं, और इनकी कमेटी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी हम कुछ टाउन भी वहाँ अनाउंस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा काम होगा बेशक। जी फैसल भाई लाइन पर है यूएई से। फैसल भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे? एक्सपर्ट ओपिनियन। हेलो जी फैसल भाई। अच्छा पहले उसामा भाई आ गए, ठीक है। उसामा भाई आप कुछ कह रहे थे, आपके बात रह गई थी, आप अपनी बात। शायद मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शायद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कराची की यूथ की नुमाइंदगी करते हुए जो एमक्यूएम की 4 साल की नाकिस कारकर्दगी रही है, उस पर एक शेर अर्ज करूँगा कि क्या दिया है अहले सियासत ने अहले कराची को, ये बात सोच रहा हूँ हाथों में कशकोल लेके। शाहिद भाई इन्होंने शहर का जो हाल किया हुआ है इस वक्त, वो इतना बुरा हाल है। मैं गुलबर्ग टाउन में रहता हूँ, और यहाँ पे यूसी चेयरमैन यूनुस हुसैन, शाहिद भाई उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट के पैसे, गटर के ढक्कनों के पैसे, लोगों से सड़क बनाने के पैसे, शाहिद भाई हर काम उन्होंने पैसा लेके किया है। उन्होंने बेवा यतीम बच्चों के पैसे खाए हैं यहाँ पे इलाके में। अच्छा शाहिद भाई उसके बाद जब उनसे किसी काम के लिए जाओ तो वो ये कहते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। शाहिद भाई करोड़ों रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है इलाके में। और अभी एमक्यूएम 22 तारीख को शाहिद भाई रैली निकाल लिए, और उस रैली में शाहिद भाई जैसा होता है हमेशा इलेक्शन करीब है, वो सूबे का नारा लगाएगी शाहिद भाई, जो इतना मुझे लगता है कि वो सूबे के लिए नारा लगाएगी, लोगों को जज्बाती करेगी शाहिद भाई, ताकि उनको अगले इलेक्शन में वोट मिले। नारा ही लगाएगी। हाँ शाहिद भाई मेरी नारे ही लगा सकते हैं, और ये महाजिर कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और आप बेवकूफ बना रहे, नारे लगा रहे हैं बस। वाले नहीं है। जी शाहिद भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इनको आप पहचाने। और एमक्यूएम शाहिद भाई, एमक्यूएम का मतलब ये नहीं है कि अगर उनके पास पतंग है तो हम पतंग के पीछे पीछे चले जाएं। शाहिद भाई साफ सुथरे लोग होने चाहिए एमक्यूएम में। और शायद मेरा मसला ये शाहिद भाई कि बिल्कुल अब हम लोगों को शाहिद भाई एक प्रोटेस्ट करना चाहिए बादराबाद ऑफिस के बाहर। शाहिद भाई ये हमारा कानूनी हक है, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे, और अपनी पार्टी हमें वापस लेनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, पार्टी वापस आएगी और राब्ता कमेटी बैठ के फैसला करेगी। ये बहुत चीजें हमने कर ली है, बहुत जल्द आपको अच्छी चीजें नजर आएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह। जी साकिब भाई क्या कह रहे थे आप? भाई मैं ये कह रहा था कि हमने वाकई में, ये उसामा भाई की मैंने बात सुनी, मैं 100% एग्री करता हूँ इनसे। हमने वाकई में बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ इन्हें बादराबाद को ना। हम मतलब जाके कुछ वो ही नहीं, इनसे जाके पूछे तो सही कि भाई ये ऑफिस कोई खुदा ना खास्ता आपके अब्बा की जागीर थोड़ी है, हमें जाना चाहिए भाई वहाँ पे। वैसे सही कह रहा हूँ सामने। बिल्कुल जाएंगे जी, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। बैंड बाजा बारात लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, इज्जत के साथ जाएंगे। दूल्हा भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे इंशाल्लाह। और फारूक भाई को ले जाके वहाँ बिठाएंगे, और फिर हम एक नई एमक्यूएम आपको दिखाएंगे कि एमक्यूएम क्या होती है। जो फारूक भाई ने स्केच बनाया हुआ है ना, हमसे डिस्कशन होती रहती है कि कोई करप्शन नहीं होगी, यूथ को आगे लाएंगे, नई जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बल्दियाती इलेक्शन में, कौमी सूबाई इलेक्शन में कोई पुराना चेहरा दोबारा रिपीट नहीं होगा, सब फ्रेश लोग आएंगे। और जो हमारी जो सिटी काउंसिल होगी उसमें 65% यूथ होगी, क्योंकि वो नर्सरी है, वहां से वो ट्रेनिंग करके ऊपर आएंगे। इसी तरीके से राब्ता कमेटी में भी कोशिश करेंगे, जैसे जुबैर भाई ने बोला कि नए लोग जो हैं वो इंशाल्लाह राब्ता कमेटी में आएंगे, और लोग देखेंगे कि राब्ता कमेटी के माथे पे लिखवा के नहीं लाए। चले किसी की कारकर्दगी अच्छी हो, किसी की ऐसी कारकर्दगी हो लोग दीवाने हो गए हो, अरे वाह यार इन्होंने ये बात बोली, और लड़ गए, भिड़ गए, गिरफ्तार हो गए, कैद हो गए, और जेलों में चले गए, और महाजिर नजरिए पर कराची के लिए कोई बात तो हो। ये तो एक ऊपर से जनाब अली बात करते हुए डरते, पता नहीं किसी को बुरी ना लग जाए।
या तो पीटीआई को बुरी न लग जाए, या पीपल्स पार्टी को बुरी न लग जाए, या फिर और कोई इस्टेब्लिशमेंट से ये डरते हैं। भाई देखिए, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क का भला चाहती है, जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है। अब इस मुल्क की भलाई के लिए जो बोलेंगे वो क्यों आपसे नाराज होंगे? कभी नाराज नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट तब नाराज होगी जब आप टारगेट किलर को खुली छूट दे देंगे, जब आप करप्शन करेंगे, लूटमार करेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी ना। आप नहीं करेंगे सब चीजें, और आप अपना सीना पक्का रख के, दामन साफ रख के, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई सी भी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो आपके साथ होगी इंशाल्लाह। और आपको बहुत जल्द नजर भी आएगा कराची में। देखिए, आर्मी चीफ 2 दिन बैठकर गए, इमरान खान तो 2 घंटे के लिए आया है। इमरान खान की विल नहीं है। इमरान खान ने तो कोटा सिस्टम लगा दिया बिल्कुल हमेशा के लिए। इमरान खान की कोई विल नहीं है कराची को। इमरान खान तो सियासी खेल खेल रहा है, लेकिन जो आर्मी चीफ 2 दिन बैठकर गए, उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए। तमाम इदारों में स्क्रूटनी हो रही है, घोस्ट एम्प्लॉइज, तनख्वाहें कौन खाता था, करप्शन कौन करता था, कौन महकमा बागात की भी पूरी रिपोर्ट आ गई है। लियाकत कायम खानी से लेकर उनके माए बाप कौन थे, फ्रंटमैन कौन था, और जनाब अली उनका लेमैन कौन है, सारी चीजें पकड़ाई में आ रही है। भाई ये वसीम अख्तर के भी पाबंदी है, ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। अभी ये एमक्यूएम में घुसा हुआ है। हर मीटिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि ये बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैंने आप लोगों को खिलाया है, मैं सबके पोल खोल दूंगा, मुझे बचा लो। तो ये उसको ले लेके साथ चल रहे हैं। हर मीटिंग में वो बैठा होता है, देखा है आपने? पहले तो मीटिंग में नहीं आता था, कहता था मैं तो डिप्टी मैं तो मेयर हूँ, कहाँ से आऊंगा मीटिंग में, मेरे पास टाइम नहीं है। और आज जो है वो इनके पास बहुत टाइम है यार। हर मीटिंग में ये बैठे हुए मुंह पर, अब मुंह छुपाया था इन्होंने, मौका मिल गया सबको अपना मुंह छुपाने का। कोरोना वायरस की वजह से सब मुंह पे नकाब लगा के आते हैं। शक्लें इनकी गौर से देखें, नकाब उतरे तो पता चलेगा इनकी शक्लें कैसी हुई हुई है। 12 बज रहे सबकी शक्लों पे, इनको पता है क्या होने वाला है। और बलदियाती इलेक्शन का मैंने देखा, आप लोगों से कहा था पीपल्स पार्टी नहीं कराएगी, और मैंने ये भी कहा था कि हल्का बंदियां पॉसिबल नहीं है। आपको मेरा प्रोग्राम शायद याद होगा, और आज आपने देखा होगा न्यूज चल रही है ये कि इन्होंने कहा है जी हम हल्का बंदियां नहीं करा सकते, और हल्का बंदियां कराने के लिए जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है CCI में, वो कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये लेकर जाएं। क्या 98 वाली हल्का बंदियों पे हम मर्दम शुमारी पे हल्का बंदियां करें, या 2017 वाली? 2017 का अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। प्रोविजनल नोटिफिकेशन पे जो 2017 में हल्का बंदियां बनी थी वो फॉर 1 टाइम ओनली थी, अब नहीं बन सकती। अब इसके लिए फैसला करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं फैसला होने के बाद 120 दिन के अंदर हम इलेक्शन कराएंगे। तो अभी तो फैसला होने में ये 4-5 महीने खींच जाएंगे, फिर 120 दिन का मतलब 4 महीने, तो 1 साल तो आप भूल जाए इलेक्शन नहीं होते। 1 साल के अंदर हमें अपनी एमक्यूएम सही करनी है, बस ये पीरियड है हमारे पास। अगर नहीं कर सके तो बस अल्लाह हाफिज, फिर अल्लाह हाफिज है, फिर कोई एमक्यूएम का वोट नहीं देगा। एमक्यूएम किताबों में आपको सफात पे मिलेगी, फिर कभी पता नहीं वो भी ना मिले, मुवर्रिख तारीख भी ना लिखे कि एमक्यूएम थी कुछ। बचाना है एमक्यूएम तो निकलना पड़ेगा। दैट इज माय लास्ट वर्ड्स। जी क्या कहना चाहते हैं भाई? आखिर में मतलब मैं ये आपसे कहूंगा कि साना मोटरवे पे अगर कुछ बात करते हैं। साने मोटरवे पे भाई, ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे क्या बात करें साकिब भाई, ये तो चल ही रहा है। CCPO साहब ने क्या बोला दुनिया ने देख लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जहालत की इंतहा कर दी। ऐसे ऐसे जाहिल हैं कि उनको अपने घर की भी परवाह नहीं है कि हमारे घर में भी हो सकता है ऐसा। अल्लाह माफ करे। ऐसे ऐसे जाहिल हैं जी। शायद भाई एक बात बताऊं, शायद भाई इस हवाले से एक बात ब्लेमिंग कर रहे हैं पागल के बच्चे। शायद भाई इस हवाले से एक बात करना चाहूंगा। जी 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 जरूर जरूर। शायद भाई ये जब साने हुआ तो मैंने एक एहतियाज के तौर पे मैंने नेशनल असेंबली की वेबसाइट से जो हमारे कराची के जो MNAs है उनकी लिस्ट बनाई ना, और मैंने भाई तकरीबन सबको कॉल की ना कि कानून साजी के लिए या असेंबली में आवाज उठाने के लिए। एक जो मतलब बहुत ही मतलब धचका लगने वाली बात ये कि जो दूसरी पार्टी के MNAs है ना, अगर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर सके तो उन्होंने मुझे कॉल की बाद में भाई, और मैंने उनसे बात की और उन्हें अपना मौके बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन MQM के एक डिप्टी इकबाल भाई के अलावा, डिप्टी इकबाल भाई से मेरी बात हुई, उसके अलावा किसी ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना। कॉल रिसीव करने के बाद कॉल बैक भी नहीं की। लेकिन जो देखें जो दूसरी पार्टी है उन्होंने मुझसे बात भी की, और जो नहीं उठा सके थे उन्होंने मुझे कॉल बैक भी की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझसे प्रॉमिस भी किया उन्होंने कि इंशाल्लाह कौमी असेंबली में इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा है। भाई आपको तो पता है वहां तो कॉल रिसीव करने का रिवाज ही नहीं है ना। जी बिल्कुल।
खैर चले, ये डिप्टी इकबाल भाई ने टॉपिक नहीं है। अभी मैं बस अब आता हूँ। ये सैयद हबीब साहब ने सवाल किया था, उनके जवाब में उन्होंने रिस्पांस किया है कि शाहिद भाई आप सही कह रहे हैं, बट अब महाजिर या उर्दू स्पीकिंग का कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप, या दूर दूर तक अंधेरा या अंधेर है? तो हबीब भाई, मैं तो फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं तो फाइट कर रहा हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ कि एक दफा एमक्यूएम को सही तरीके से खड़ा कर दिया जाए। जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं, जो माजी को भूल कर नए सिरे से आगे की पेशबंदी करें, एक रिफाइंड, साफ सुथरी और एक ऐसी एमक्यूएम। पहले तो देखे डंडा था, हम कह सकते हैं कि जी उनका कसूर था या नहीं था, लेकिन अब डंडा नहीं है, तो अब सब मादर पितर आजाद हैं। लेकिन एक हमें एमक्यूएम के अंदर एहतसाब सेल बनाना पड़ेगा, एक जिसमें हर आदमी जवाबदेह होगा, एक बाज पुरस चेक एंड बैलेंस और एहतसाब का निजाम कायम करना पड़ेगा, तब एमक्यूएम आगे चलेगी। वरना फैसल सफदारी से कोई पूछता है कि भाई तुम चीज क्या हो, बस मुंह उठा के आ जाते हैं, शेर 2 दिन पढ़ दिए टॉक शो में, और क्या कारकर्दगी इसकी 15 साल ये एमपी रहा है पूछ रहे हैं आप, और ये कन्वीनर बनने के ख्वाब देख रहा है, सेनेटर बनने के ख्वाब देख रहा है, मेयर बनने के ख्वाब देख रहा है। अबे तुम थे क्या? तुम आज हो क्या? दुनिया देख रही है तुम्हारी, सारी दुनिया को पता है तुम्हारी बातें। तुम क्या समझते हो लोग पागल है? महाजिर ये एमपीए था, मैं सेक्टर इंचार्ज था, ये आता नहीं था लोगों से मिलने, बातें करता है, हर वक्त कहता है मेरा डेलीगेशन आया हुआ डेलीगेशन। मैंने राब्ता कमेटी को शिकायत की, भाई फैसल सफदारी तो इलाके में आते हैं जिन लोग मिलना चाहते हैं, हर दफा इनका डेलीगेशन मौजूद होता है जिस दिन इनका आना होता है, तो राब्ता कमेटी ने कहा कोई डेलीगेशन नहीं होता, आप इनको बुलाएं जबरदस्ती। तो ये ऐसे जाहिल लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनका तो मैं अभी नैब में लेटर लिखने वाला हूं फैसल सफदारी और ख्वाजा इजहार के खिलाफ, कि हमारी जो बाजियों का फंड होता था उसका मैं रिकॉर्ड निकलवाने वाला हूं। बाजियों का जो फंड था, जो निशिस्तें थी हमारी रिजर्व, वो बाजियां मेरे पास मौजूद हैं। वो कहती हैं कि हमारे फंड का कुछ नहीं पता। इन्होंने 10-12 साल बैठकर वो फंड उठाया है और कोई उसका काम नहीं हुआ। वो काम मैं निकलवा रहा हूं कि भाई ये हमारी इस एमपी और इस एमपीए का क्या काम हुआ है। वो सारा केस नैब में जाएगा फैसल सफदारी और ख्वाजा इजहार के पास। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। साथियों, प्रोग्राम काफी बड़ा हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा खींच गया प्रोग्राम। कोई अहम बात कुछ 2-4 मिनट, और यहाँ पर कुछ भाइयों ने कमेंट किया है हैप्पी बर्थडे टू को होस्ट। तो रहमा जिलानी जो है वो उनके 12 बजे के बाद मेरे ख्याल में शायद आज आपकी बर्थडे है, और वाकई तमाम पैनल की जानिब से आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अगर ये मैसेज नहीं आता हमें पता नहीं था बाजी, इसी तरीके से आप फारूक भाई का साथ दें और इंशाल्लाह अगली बर्थडे से पहले एक अच्छी और साफ सुथरी एमक्यूएम नजर आए, और आप जैसी बाजियां साफ सुथरी और उसमें हमें नजर आए आगे, और बाजियों का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है वो अदा करें। तो शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू रहमा जिलानी बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खुशी में मैं फारूक भाई का शेर पढ़ूंगी। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। और फारूक भाई ने कहा है कि अब कुछ देर की खामोशी की जगह अब थोड़ी देर की खामोशी है, और अब देखिएगा थोड़ी देर में क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बहुत चीजें होने वाली हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप लोग आए, आप लोगों ने प्रोग्राम में डिस्कशन की। ओपन डिबेट करते हैं हम इसीलिए कि जो सवाल जवाब आए हमने उनके जवाब भी दिए, साथियों को बताया भी। जो साथी कंफ्यूज हैं, मखमसे का शिकार हैं, वो अपने सवालात करें, हमारे साथ बैठे। हर हफ्ते इतवार को हम रात 11 बजे ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे साथियों की कुछ कंप्लेन आई हैं, वो ये कहते हैं कि हफ्ता इतवार का दिन ऐसा है कि रात 11 बजे बहुत सारे साथी मसरूफ होते हैं कुछ भी अपनी फैमिली एक्टिविटीज में, क्योंकि वीकेंड होता है हफ्ते की दिन और इतवार को छुट्टी होती है, तो वो 11 बजे का जो टाइम वो अटेंड नहीं कर पाते प्रोग्राम, बाद में वो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि कोई टाइम ऐसा रखें, फिर कोई दिन चेंज करें, वीकडेज में करें, ताकि फिर वो लोग बिजी ना हो। ऑफिस टाइमिंग के बाद का कोई टाइम रखें कि खास तौर पे पाकिस्तान के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कोई 8-9 बजे का कोई टाइम रखें। तो इस पे भी हम राय लेते हैं साथियों से। और साथियों, एक तमाम साथी जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इस पे अभी टेलीप भी चला दूंगा कल। मैं एक प्रोग्राम ये बना रहा हूँ कि 15 तारीख से
ये खुल रहे हैं, आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन होने हैं। कॉलेजेस में बच्चियां बहुत परेशान हैं। फिर 3% बढ़ाकर सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जिन्होंने मैट्रिक का पेपर नहीं दिए हैं, 3% बढ़ाकर मैट्रिक वालों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन है इसमें। अब बच्चे परेशान हैं कि कैप टेस्ट होगा, कैसे कैप का जाएगा फॉर्म, कैसे एडमिशन होंगे। इसी तरीके से ई कैट, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो परेशान हैं। अभी टेस्ट हो गए हैं एनईडी वगैरह में। इसी तरीके से एम कैट, जो मेडिकल के बच्चियां हैं, वो परेशान हैं। तो मुझे ये खुशी है कि मेरी एक बेटी गोल्ड मेडलिस्ट, वो एनईडी में लास्ट ईयर में है और उसको सारा सिस्टम पता है। ई कैट के लिए बच्चियों को गाइडलाइन देने के लिए कैसे टेस्ट होगा, कैसे तैयारी करनी है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे उनके लिए ये प्रोग्राम करेंगे कि 2 साल में आपने तैयारी करनी है कि ई कैट और एम कैट के लिए। मेरी बेटी जो मेडिकल में आई है अभी, इसने एम कैट की बड़ी जान तोड़ कोशिश की है। मैं भले जेल में रहा लेकिन मेरी बच्चियां तैयारी करती रही और आज माशाल्लाह एक बेटी मेरी एनईडी में लास्ट ईयर में है और एक बेटी का भी फर्स्ट ईयर है JSMU में, जो सिंध मेडिकल कॉलेज था पहले, उसमें। तो मैं दोनों बेटियों को लेकर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 15 तारीख को 8 बजे मैं कोई एक प्रोग्राम करूं बच्चियों की गाइडलाइन के लिए। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हमारे बच्चियों के लिए अच्छा रहेगा? बहुत आला हो जाएगा भाई, बहुत आला। क्योंकि ये वेबिनार है हमारे पास, बिल्कुल, जो बच्चे हम लोगों के लूप में, उनको भी ऑनर कर देंगे ना, ऑनर कर दें। और मैं इस पर टैलेंट बनाकर चलाऊंगा भी, तो वो भी रन करिएगा कि बच्चियां सीखें कि एम कैट के लिए 2 साल में तैयारी करनी होती है, ई कैट के लिए 2 साल में तैयारी करनी होती है, और जिनका एडमिशन सर पे है वो देख लें कैसे होगा। और इसी तरीके से जो कैप वाले बच्चे हैं उनकी क्या परसेंटेज चाहिए, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन हो सकेगा, कैसे हो सकेगा, उनके लिए भी करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, तमाम व्यूअर्स को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और आप पार्टिसिपेंट जो मेरे प्रोग्राम में रहे, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज खास मेहमान थे जुबैर भाई मेरे ख्याल में ऑफलाइन हो गए, नेट का मसला चल रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, बस प्रोग्राम के क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ मैं आप लोगों से जो है इजाजत चाहूंगा। और बाजी की आ गई थी तस्वीर, तो बाजी को तो दोबारा एक दफा हैप्पी बर्थडे, और प्रोग्राम को हम करते हैं फाइनल, क्लोजिंग की जानिब जाते हैं। जी बाजी, तो प्रोग्राम को एंड करते हैं। तमाम दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम अगले हफ्ते को या जो भी दिन मुकर्रर होगा हम करेंगे। आप तमाम लोगों से इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस, अभी मैं रिपोर्ट पढ़कर आ रहा हूँ कि फ्रांस के अंदर 24 घंटे में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और इसी तरीके से इंडिया में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस अभी एक हफ्ते के अंदर बढ़ा है। तो अल्लाह रहम करे हमारे बच्चियों पे, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। SOP में ये भी है कि जो बच्चे स्कूल ना जाना चाहें, घर वाले ना भेजें, वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें, और जो जो चीजें स्कूल खुलेंगे तो पता चलेगा। तो बहरहाल अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह एक अनदर एपिसोड के साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे खुदा, सैयद शाहिद पाशा। GM मुत्तहिदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।